इंडिया पॉपुलेशन टू सरपास चाइना मिड ईयर, यूएन का एस्टिमेट जो हुआ करता था वो हो चुका है और वो ये है कि इंडिया ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है मोस्ट पॉपुलस नेशन बनने के अंदर, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बनने के अंदर, क्योंकि अब हमारी जनसंख्या हो चुकी है 142.86 करोड़। जी हां साथियों, भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। यानी दुनिया भर के अंदर अगर आपको भीड़ कहीं नजर आती है तो उसमें आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। चीन भारत से पीछे चला गया है। कितना पीछे चला गया है तो लगभग फिगर बताते हैं कि 31 लाख आबादी चीन की भारत से कम है। यह जानकारी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी की गई है और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अपनी जानकारी के अंदर यह बताया गया है कि 1950 से लेकर अब तक जो प्राप्त आंकड़े हैं उनके आधार पर यह देखा गया है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर पॉपुलेशन ऑलरेडी 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। नवंबर 2022 के अंदर यूएन ने इसके बारे में अनाउंस किया था और कहा था कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन का नंबर प्राप्त कर चुकी है। अगर हम भारत की कुल आबादी की चर्चा करें, जो कि वर्तमान में अकॉर्डिंग टू यूएन 142.86 करोड़ हो चुकी है, इस आबादी के अंदर 68% लोग वर्तमान में 15 से लेकर 64 साल के हैं। इस 15 से लेकर 64 का मतलब क्या है? असल में 15 से लेकर 64 के बीच की जो पॉपुलेशन है ना, इसको आप वर्किंग कैपिटल मान सकते हैं आप अपने देश की। यानी कि एक प्रकार से ये वर्किंग पॉपुलेशन है जो काम पर जाती है, यानी कि ये एम्प्लॉयमेंट के अंदर मतलब पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करती है। यानी कि ये सब लोग अगर धंधा पालें तो देश के अंदर निश्चित तरक्की साथ में होगी। अगर हम 0 से लेकर 14 साल के बच्चों की बात करते हैं तो देश के अंदर आबादी उनकी 25% है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। और अगर हम बात करते हैं 65 साल से ऊपर के मतलब जो वयस्क हैं या फिर जो सीनियर लोग हैं, उनकी 7% देश के अंदर आबादी है। अब देखिए, इन्हीं फिगर से हमारे सामने पॉजिटिविटी भी आती है और चैलेंजेस भी आते हैं। पॉजिटिविटी सबसे पहली यह आती है कि हमारे पास काम करने वाले लोगों की संख्या जबरदस्त है, लेकिन नेगेटिविटी भी यहीं से आती है कि हमारे पास इतने सारे लोग हैं लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं है। माना कि दुनिया में भारत 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अगर हम देखें प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तो हम 100 से भी पीछे चले जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो कंट्रीब्यूशन है वो देश को बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में तो है जिससे हम खुश हो लेते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में हम बहुत पीछे पिछड़ जाते हैं। इसी प्रकार के फैक्टर्स को हम कंपेयर भी करने वाले हैं साथियों। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं चीन की, तो चीन के अंदर 15 से लेकर 64 साल के जो उम्र के लोग हैं उनकी आबादी 69% है। 0 से 14 की आबादी 17% है। 65 साल से ऊपर की आबादी 14% है। इंडिया की पॉपुलेशन अगर भविष्य में देखी जाए तो 2100 तक पहुंचते पहुंचते 1.53 बिलियन, यानी हम आने वाले समय में 153 करोड़ तक का हाईएस्ट आंकड़ा छुएंगे वर्ष 2100 के अंदर तमाम सरकारी प्रयासों के बाद। अब सवाल बनता है, सर एक बात बताइए, अगर चीन के साथ हमारा कंपैरिजन चल रहा है, बचपन से जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम चीन को हमसे आगे ही देखते आए हैं, चीन ने ऐसा क्या किया जिससे कि वो जनसंख्या कंट्रोल कर गया और हम आगे निकल गए? तो जरिए मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूं। देखिए, भारत और चीन का अगर कंपैरिजन 1800 सदी से लेकर के आते हैं ना, तो भी चीन हमसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री था। आप इधर देखिए, ये सारे आंकड़े पर्याप्त हैं बताने के लिए कि चीन में जनसंख्या हमेशा भारत से ज्यादा ही रही। जब हम आजाद हुए तब भी चीन की जनसंख्या हमसे लगभग 15 करोड़ ज्यादा थी। वर्ष 2000 में भारत और चीन की जनसंख्या में लगभग 20 करोड़ का अंतर था, लेकिन 2023 का जब आप आंकड़ा देखते हैं तो आप देखते हैं कि चीन की जनसंख्या भारत से कम दिखाई पड़ रही है। और तो और साथियों, आने वाले समय में वर्ष 2100 तक जिस तरह के भारत में प्रयास चल रहे हैं उन्हें देखा जाए तो साथियों 153 करोड़ जनसंख्या भारत की हो जाएगी और चीन नियंत्रण स्थापित करके 76.6 करोड़ की आबादी तक पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं, सर पॉपुलेशन बढ़ने का कोई नुकसान होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। क्या नुकसान होता है? चलिए कुछ बातें बताते हैं। जैसे सबसे पहली बात, मेरे प्यारे साथियों, जहां तक हम बात करते हैं भारत के विकास की, तो आप जैसा जानते हैं कि जब हम आजाद हुए थे तब प्रति 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या 120 थी, जो कि आज 2023 में बढ़कर 481 हो गई है। इसके मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि लोगों को रहने के लिए जो प्रति स्क्वायर क्षेत्र उपलब्ध था
या लोगों को रहने के लिए जो क्षेत्र था अब वो कम हो गया। जोत जो है यानी कि जो फील्ड एरिया है उनकी संख्या में कमी हुई। लोगों की निर्भरता जमीन पर ज्यादा बढ़ गई। आश्रितों की संख्या में वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से देश को ये सीधा सीधा नंबर दिखाई दिया। एक इंग्लिश विद्वान है जिनका नाम है थॉमस माल्थस। उनका कहना है कि जब आबादी बढ़ती है तो आबादी के मुकाबले संसाधनों में उतनी तेजी से वृद्धि नहीं होती, और जब संसाधनों में वृद्धि नहीं होती तो उस चक्कर में बहुत सी आबादी ऐसी है जो भूख के तले दब जाती है या फिर वो माल न्यूट्रिशन का शिकार बन जाती है। मेरे प्यारे साथियों, भारत ने पिछले 73 सालों में 4 गुना आबादी की डेंसिटी इंक्रीज की है। इसके साथ साथ आपको कुछ चीजें इस प्रकार से भी देखनी होंगी सुविधाओं के नाम पर। एक उदाहरण के रूप में अगर हम रेल नेटवर्क की बात करें तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क इंडिया में है। इसके बावजूद रिजर्वेशन में महीनों की वेटिंग का सामना करना पड़ता है। भारत दुनिया की माना 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में हम भारत 122वें स्थान पर खड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि हम मिलकर के सब मिलकर जो कमाकर बताते हैं कि दुनिया में भारत 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है, ये सुनने में प्राउड जरूर देता है, लेकिन ये प्राउड नेशन प्राइड तो है, लेकिन ये आप लोगों का प्राइड नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली प्रति व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। नंबर्स बढ़ने के बावजूद भी हम बहुत निचले पायदान पर हैं। अगर इसे सुधारना है तो देश की इकोनॉमी तो ग्रो करती रहे और आबादी घटती रहे, तभी शायद इसमें संशोधन देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें ऐसी स्थितियां जब बिगड़ने लगती हैं तो स्थिति क्या बनकर आती है? तो बनकर आती है लोग नौकरी ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब नौकरी नहीं होती तो नौकरी के अवसर की तलाश में लोग माइग्रेट करने लगते हैं। आज हम देखते हैं कि देश में जितना भी पढ़ा लिखा आदमी है जो कि IIT IIM से पढ़ा हुआ है या फिर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए युवा हैं, वो नौकरी तलाशने के लिए बेहतर विकल्प की तलाश में विदेशों में चले जाते हैं, जिसे आप ब्रेन ड्रेन के रूप में जानते हैं, क्योंकि देश के अंदर उनके लायक काम नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें, देश के अंदर लगभग 20 करोड़ लोग माइग्रेशन करते हैं। इनमें से स्टेट में भी माइग्रेशन करना शामिल है, अर्थात बिहार से निकलकर कोई व्यक्ति तमिलनाडु काम करने जा रहा है तो कोई महाराष्ट्र में काम करने जा रहा है, राजस्थान से निकलकर कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल में जा रहा है तो कोई मुंबई में जा रहा है तो कोई दिल्ली में जा रहा है। ये जो माइग्रेशन है ये पॉपुलेशन बढ़ने का एक बहुत नेगेटिव पार्ट है। इसी प्रकार से हर साल करीब 25 हजार अरब रुपए की हमारे द्वारा केवल फूड कंज्यूम कर लिया जाता है। इसी वजह से भारत 121 देशों का जो हंगर इंडेक्स निकल कर आता है उसमें हम 107वें नंबर पर आते हैं, क्योंकि हम अपनी पॉपुलेशन के लिए इतना पर्याप्त भोजन अरेंज नहीं कर पाते जिनकी वजह से उन्हें 2 वक्त का न्यूट्रिशन वाला भोजन मिल जाए। अब सवाल बनता है, सर इसके कुछ फायदे भी तो होंगे। आपने नुकसान ही नुकसान बता दिए, कुछ फायदे भी तो होंगे। बिल्कुल इसके फायदे भी हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर फिलहाल 25 साल से कम उम्र के हर 5 लोगों में से एक व्यक्ति भारतीय है। भारत के 47% लोगों की उम्र 25 साल से कम है। भारत के 47%। आप सोचकर देखिए, आप में से भी जो यूथ मुझे सुन रहा है उनमें से आधा बच्चा 25 साल से कम उम्र का है, ये हम मान सकते हैं। यानी भारत सबसे बड़े स्केल पर सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। अगर इस आबादी के लिए हम अपने आप को एक बाजार समझें तो दुनिया के लिए हम सबसे बड़ा आकर्षण हैं। हम इसे श्रमिक समझें तो हम एक बहुत बड़ा लेबर पूल हैं। हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाने की क्षमता पैदा कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के अंदर भी भारत की हिस्सेदारी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इतना यूथ है तभी तो इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज की बातें की जा रही हैं। अर्थात हम अपनी जनसंख्या के अगर लाभ पर काम करना शुरू करें, यानी डेमोग्राफी का अगर डिविडेंड की अगर हम बात करें, हम लाभ लेने की बात करें, तो हमारे देश में नौकरियां अगर पैदा हो गई या युवाओं ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर दिया तो देश की तरक्की से कोई नहीं रोक पाएगा। विचार करिए, अगर हमारा ये 47% युवा जो कि 25 साल से कम का है, यदि ये नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाली साइड में आकर खड़ा हो जाए तो आप सोचिए देश का कैसे एक ही चुटकी में कायाकल्प हो जाएगा। आप पूछेंगे कैसे संभव है? हमने कहा अगर 47% में से 25% भी एक तरफ आ जाए और वो कहे कि भैया मैं तो केवल एक दुकान चलाऊंगा, हालांकि ये बात मजे में बहुत ली जाती है कि पकौड़े बेचूंगा, लेकिन कोई सी भी एक शॉप चले या
या फिर उसको लगता है कि वो टीचिंग कर सकता है, सर्विस दे सकता है, कोई धंधा शुरू कर सकता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट डाल सकता है, अगर ऐसा कुछ वो एक व्यक्ति का काम भी पैदा कर लेता है एक अन्य व्यक्ति का, तो आप विचार करिए कि हमारी आधी आबादी को अपने आप रोजगार मिल गया और आधी आबादी जो है वो खुद से एंटरप्रेन्योर बन गई। देश में यही काम चीन ने किया। उसने बहुत से लोगों को बहुत सारी पॉलिसीज के माध्यम से लेबर उपलब्ध करवाया, जिसके चलते दुनिया भर की कंपनीज चीन में सस्ते लेबर की तलाश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में उसे पहुंच गई थी। ठीक है ना। चलिए, इसके साथ साथ आने वाले समय में एक चीज और आएगी और वो ये है कि हमारे देश की अब महिला सशक्तिकरण की बारी है। महिलाएं जब पढ़ लिख जाएंगी, बड़ी संख्या के अंदर आजकल महिलाएं, बच्चियां जो हैं वो विभिन्न परीक्षाओं के अंदर टॉप करती हुई दिखती हैं। बोर्ड के रिजल्ट्स को देख लें या कॉलेज के रिजल्ट्स को देख लें, वहां टॉपर्स में बच्चियों की संख्या आती है। इस वजह से महिलाओं का भी अब जो जॉब के प्रति रुझान बढ़ेगा, और अगर महिलाएं जॉब के प्रति आकर्षित होती हैं तो एक बार के लिए तो जॉब के अंदर कमी देखी जाएगी, लेकिन इसके सकारात्मक फायदे ये होंगे क्योंकि चीन के अंदर 69% महिलाएं जॉब करती हैं, जिस कारण से महिला और पुरुष एक बच्चे को ही अपने जीवन काल में पालने की प्रेफरेंस रखते हैं। यदि महिलाएं भी जॉब पर जाना शुरू होंगी तो स्वतः ही संभव है कि आने वाले समय में जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के अगर सकारात्मक फायदे हैं, नकारात्मक चीजें हैं भारत के साथ जनसंख्या की, तो कुछ सकारात्मक पहलू भी साथ में आते हैं। और तो और संभव है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी अपनी दावेदारी स्थायी परिषद के लिए कर दे, क्योंकि उसके पास अब दुनिया की इतनी पॉपुलेशन है जिसके भविष्य के निर्धारण के लिए उसे स्थायी सीट मिलना मतलब सर्वोपरि है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। आप पूछेंगे क्या इस बात के बाद में चीन का क्या कहना है, तो उनका कहना है कि चाइना आफ्टर इंडिया है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास टैलेंटेड डिविडेंड है। अजी साहब, इंडिया में भी बहुत टैलेंटेड डिविडेंड है और आने वाले समय में ये टैलेंटेड डिविडेंड जबरदस्त काम भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अब इसको अवेयरनेस आ गई है, और इसको अवेयरनेस इस बात की आ गई है कि आने वाले समय में किस प्रकार से भारत को महान बनाना है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप लोगों को आज का यह सेशन पसंद आया, जिसमें हमने सभी पहलुओं को, पक्ष को, विपक्ष को, ग्रोथ को, नेगेटिव को, पॉजिटिव को, तथ्यात्मक जानकारी को साझा किया है, तो आपसे गुजारिश है कि सेशन के अंदर वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में नीचे की तरफ एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे जाकर आप क्लिक कर दें, जिसका कोई चार्ज नहीं लगेगा।